दोस्तों नमस्कार। मैं आलोक शुक्ला अपनी YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज से मैं कक्षा 10वीं की हिंदी पुस्तक की कविताओं पर एक वीडियो श्रृंखला शुरू कर रहा हूं। इससे पहले मैं कक्षा 12वीं की हिंदी काव्य पुस्तक आरोह की कविताओं पर एक वीडियो श्रृंखला बना चुका हूं, जो आपने देखी ही होगी। अगर नहीं देखी तो उसे अवश्य देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आज की कविता पर बात करने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। आज की कविता है चंद्रगहना से लौटती बेर। इस कविता के लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। केदारनाथ जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। वे पेशे से वकील थे। उन्हें प्रगतिवादी धारा का प्रमुख कवि माना जाता है। केदारनाथ अग्रवाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार तथा कहे केदार खरी खरी उनकी प्रमुख कृतियां हैं। इस कविता के शीर्षक से पता लगता है कि कवि चंद्रगहना नाम के गांव से लौट रहा है और कविता में उस गांव में देखे गए दृश्यों का वर्णन कर रहा है। इस कविता में केदारनाथ अग्रवाल जी ने प्रकृति के सौंदर्य का अद्भुत चित्रण किया है। वे अपने आसपास की साधारण वस्तुओं, पौधों, खेतों, तालाबों आदि में असाधारण सौंदर्य देखते हैं। वे साधारण दृश्यों को भी अपने लेखनी से अप्रतिम और मनोहर बना देते हैं। तो आइए कविता का पाठ करते हैं। देख आया चंद्रगहना, देखता हूं दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर ये हरा ठिंगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। कवि जब चंद्रगहना गांव से वापस आ रहे थे तब वे सुंदर दृश्य देखकर रास्ते में ही खेत की मेड़ पर बैठ गए। बीते का अर्थ है बालिश्त भर का या छोटा सा या कम ऊंचाई का या ठिंगना। तो उन्होंने खेत में चने के पौधे को देखा जो कम ऊंचाई का या ठिगना सा है, लेकिन उसके गुलाबी फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे ठिगना होकर भी उसने बड़ी शान से अपने सर पर गुलाबी पगड़ी या मुरैठा बांध रखा हो। यह चने का छोटा सा पौधा बड़ा सजा हुआ लग रहा है, जैसे कोई सजीला दूल्हा हो। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। चने के पास ही अलसी की खेती भी हुई है। अलसी का पौधा पतला होने के कारण किसी सुंदर युवती जैसा लगता है। हवा से अलसी के पौधे हिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी युवती की लचीली कमल हिल रही है। अलसी के नीले फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी सुंदर कन्या ने उन्हें अपने सिर में लगा रखा हो और कह रही हो कि जो मेरे इन फूलों को छू लेगा अर्थात स्वीकार कर लेगा, मैं उसी से प्रेम कर बैठूंगी। यहां पर मानवीकरण का बड़ा ही सुंदर प्रयोग हुआ है। अलसी के पौधों को कवि ने किसी सुंदर नायिका की तरह देखा है। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज, जैसे देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। कवि को लगता है कि जैसे सरसों एक युवती है जो बड़ी हो गई है और विवाह योग्य हो चुकी है। विवाह को हाथ पीले करना भी कहते हैं, क्योंकि विवाह के समय हल्दी लगाकर हाथ पीले किए जाते हैं। सरसों के पीले फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे विवाह के समय किसी नवयुवती के हाथ पीले कर दिए गए हों। फागुन के महीने में होली के समय फाग गीत गाने का रिवाज है। कवि को लगता है जैसे यहां पर भी कोई फाग गा रहा है। कवि कह रहा है कि पौधों और वनस्पतियों का जैसे स्वयंवर हो रहा है। विजन का अर्थ है निर्जन या एकांत। कवि को लगता है कि इस निर्जन स्थान पर बड़े व्यापारिक शहरों की तुलना में प्रेम का भाव अधिक है। बड़े शहरों में तो केवल व्यापार ही होता है, परंतु यहां पर गांव में प्रेम का वातावरण है। यहां भी कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है और अनुप्रास अलंकार का भी सुंदर प्रयोग है। प्रकृति से ऐसे प्रेम के भाव कवि ने उत्पन्न किए हैं कि देखते ही बनते हैं। और पैरों के तले है एक पोखर,
उठ रही इसमें लहरियां, नील तल में जो अभी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियां। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, आंख को है चकमकाता, हैं कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। पोखर का अर्थ है छोटा तालाब। कवि कह रहा है कि वो जहां बैठा है वहीं पास में एक छोटा सा तालाब है। इस तालाब में छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं। तालाब का पानी इतना साफ है कि उसके नीले पानी की तलहटी में जो भूरे रंग की घास उगी रही है वो भी दिखाई पड़ रही है, और ये घास पानी की लहरों के साथ हिल रही है, तो ऐसा लगता है जैसे घास में भी लहरें उठ रही हैं। सूर्य का प्रतिबिंब पानी में पड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे चांदी का चमकता हुआ कोई खंबा तालाब में गड़ा हुआ हो। तालाब के किनारे बहुत से पत्थर पड़े हुए हैं। कवि को लगता है जैसे वे तालाब का पानी पी रहे हों, और कवि कहता है कि ये पत्थर तो असीमित समय से यहाँ तालाब का पानी पी रहे हैं, आखिर इनकी प्यास कब बुझेगी। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल, ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। यहां पर कवि बता रहा है कि किस प्रकार प्रकृति में सौंदर्य के साथ शिकार भी है, और इसका वर्णन कर रहा है। बगुला पानी में देर तक एक टांग पर खड़ा रहता है, लेकिन मछली को देखते ही अपनी चोंच से पकड़कर खा लेता है। ये धोखाधड़ी का बड़ा जबरदस्त उदाहरण है। कवि ने खाने के लिए गले के नीचे डालने का प्रयोग किया है। इसी प्रकार काले माथे वाली चिड़िया भी, जो शायद चील है, मछली का शिकार करती है। दूर से पानी में मछली को देखकर चील झपट्टा मारकर पानी में ही मछली को पकड़ लेती है, और मछली को पकड़कर फिर से आकाश में उड़ जाती है, जैसे कोई शिकारी, कोई आक्रांता, कोई आतंकवादी किसी के ऊपर हमला करे। कवि ने शिकार के इन दृश्यों का बड़ा ही मार्मिक चित्रण अपने शब्दों से किया है। और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहां स्वच्छंद हूं, जाना नहीं है। कवि बता रहा है कि वहीं पास में कुछ ऊंची भूमि पर रेल की पटरियां भी हैं। रेल जाने का समय नहीं है, लेकिन कवि को रेल का इंतजार भी नहीं है, क्योंकि उसे कहीं जाना ही नहीं है। वो तो वहां बैठकर प्रकृति का आनंद ले रहा है, स्वच्छंद है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां हर दिशाओं तक फैली हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवां के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। कभी आसपास देखता है तो उसे छोटी छोटी चित्रकूट की पहाड़ियां दिखाई पड़ती हैं। आसपास केवल बंजर भूमि है जिस पर रीवा नाम के कुछ कटीले पेड़ ही लगे हैं, और ये पेड़ कवि को बहुत भयानक दिखते हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता सुग्गे का स्वर, टें 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 सुन पड़ता है। वनस्थली का हृदय चीरता उठता गिरता सारस का स्वर, टिरटों टिरटों मन होता है उड़ जाऊं मैं। पर फैलाए सारस के संग जहां जुगल जोड़ी रहती है, हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। कवि को तोते की मीठी आवाज सुनाई पड़ती है। तोता टें 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 का स्वर करता है। पास में वन में सारस भी बोल उठती है। सारस की वाणी टिरटों टिरटों है। कवि को चिड़ियों का ये मधुर स्वर संगीत जैसा लगता है, और कवि का मन करता है कि वो भी सारस के साथ पंख फैलाकर उड़ जाए और वहां पहुंच जाए जहां सारस का प्रेमी जोड़ा रहता है। वहां छुप कर बैठ जाए और चुपचाप छुपे हुए सारसों की प्रेम कथा सुन ले। आपकी पुस्तक में जो प्रश्न दिए गए हैं, आइए पहले उनके उत्तर जानते हैं। पहला प्रश्न है, अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। तो अलसी लचकदार कमर वाली एक नवयुवती है। वो अपनी सुंदरता पर मुग्ध है, इठला रही है। उसने नीले फूलों का श्रृंगार भी किया है। वो एक प्रकार से स्वयंवर रचाते हुए कह रही है कि जो कोई भी उसके फूलों को स्वीकार करेगा वो उससे ही प्रेम कर लेगी। दूसरा प्रश्न है, विजन किसी व्यापारिक नगर से क्यों श्रेष्ठ है? नगर में तो केवल व्यापार होता है, वहां प्रत्येक काम लाभ हानि की दृष्टि से ही होता है।
जबकि निर्जन स्थान पर या विजन में सहज स्वाभाविक प्रेम होता है। इसीलिए कवि को विजन व्यापारिक नगर से श्रेष्ठ लगता है। तीसरा प्रश्न है, काले माथे वाली चिड़िया किस तरह से मछली को पकड़ती है? तो काले माथे वाली चिड़िया शायद चील है। दूर से पानी में मछली को देखकर झपट्टा मारकर पानी में ही मछली को पकड़ लेती है और फिर मछली को पकड़कर आकाश में उड़ जाती है, जैसे कोई आक्रांता, कोई आतंकवादी अचानक हमला करता है। चौथा प्रश्न है, बांधे मुरैठा शीश पर इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? यहां पर कवि कह रहा है कि चने का पौधा ठिगना जरूर है, लेकिन गुलाबी फूल की पगड़ी अपने सर पर शान से बांधकर खड़ा है। वो किसी सजीले जवान की तरह है और स्वयंवर के लिए तैयार है। पांचवा प्रश्न है, देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इन पंक्तियों में प्रकृति के किस दृश्य की ओर संकेत किया गया है? तो कवि यहां पर एक ऐसा दृश्य बुन रहा है जिसमें प्रकृति के सभी पौधे और वनस्पतियां आपस में प्रेम कर रहे हैं। इसमें श्रृंगार रस का चित्रण है। कवि को लगता है जैसे सजीला जवान चने का पौधा, नाजुक लचीली अलसी और सयानी हल्दी लगे हाथों वाली सरसों सभी प्रेम के दीवाने हैं और स्वयंवर करके विवाह करना चाहते हैं। प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। इसमें क्या बताया गया है? निर्जन स्थान पर प्रेम की भूमि और उसमें प्रेम के ही अंकुर फूट रहे हैं, इसलिए वो उपजाऊ है और प्रेम को जन्म देती है, जबकि व्यापारिक नगर केवल रूखे व्यापार और लाभ हानि में ही लगे रहते हैं। फिर निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ पूछा गया है। पहला है, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को है चकमकाता। भावार्थ है, सूर्य की छाया पानी में एक चमकते हुए खंबे की तरह दिखती है, उसे देखने से कवि की आंखें चुंधिया जाती हैं। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर। सारस का स्वर ऐसा है जो दूर वन में वो अपने प्रेमी को आवाज देकर बुला रहा है। वन के हृदय को चीरती हुई सारस की तेज आवाज कवि को दूर से सुनाई देती है। सारस की आवाज कभी तेज हो जाती है और कभी धीमी भी हो जाती है। इसके अतिरिक्त आप अन्य बहुत से कार्य भी कक्षा में कर सकते हैं। आप बच्चों को इसी प्रकार की अन्य प्रकृति से संबंधित कविताएं खोजकर लाने के लिए कह सकते हैं। बच्चों को गांव के तालाब के पास ले जाकर वहां के सौंदर्य का वर्णन उन्हें अपने शब्दों में कहने के लिए कह सकते हैं। बच्चों से इस कविता के आधार पर अपनी ड्राइंग पेंटिंग की कॉपी में चित्र बनाने को कहिए। बगुले के चरित्र पर चर्चा करिए। किस प्रकार के लोगों को बगुला भगत कहा जाता है और वे किस प्रकार समाज के लोगों के साथ धोखा करते हैं। काले माथे वाली चिड़िया का चरित्र चित्रण भी आप कर सकते हैं। किस प्रकार आतंक फैलाने वाले कमजोर का शिकार समाज में करते हैं और उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए। प्रकृति के मानवीकरण पर आप कक्षा में लंबी चर्चा करा सकते हैं और ऐसी अन्य कविताओं पर बात कर सकते हैं जिनमें मानवीकरण का उपयोग किया गया है। कवि ने इस कविता में बहुत से बोलचाल के शब्दों का उपयोग किया है, जैसे सयानी, ब्याह, चट, माथ, सुग्गे, जुगुल जोड़ी, चुप्पे चुप्पे। इन शब्दों का अर्थ बच्चों को समझाइए और ऐसे ही दूसरे शब्द कविता में खोजिए। बोलचाल के शब्दों के कविता में उपयोग का क्या महत्व है, यह भी बच्चों को बताइए। इस कविता में बहुत से मुहावरों का उपयोग भी किया गया है, जैसे एक बीते के बराबर। इसका शब्दार्थ है बालिष्ठ भर का और भावार्थ है छोटे कद का। हठीली होना मतलब जिद्दी स्वभाव का होना, छूमंतर होना या गायब हो जाना, आंखें चौंधियाना मतलब चमक से दिखना बंद हो जाना, बगुला भगत या बनावटी स्वभाव का, झपट्टा मारना, अचानक आक्रमण करना, टूट पड़ना, तेज आक्रमण करना। कविता में और मुहावरे भी खोजिए और इन सब मुहावरों का बच्चों से वाक्यों में प्रयोग करवाइए। आपकी पुस्तक में कवि शमशेर बहादुर सिंह जी की कविता उषा का उदाहरण दिया गया है। मैंने इस कविता पर एक वीडियो बनाया है जिसे आप देख सकते हैं और बच्चों को भी दिखा सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी ही फिर मिलेंगे कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक से अगली कविता पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।